आपने जो कहा कि सरकार लड़ रही है कोरोना से, सरकार नहीं लड़ रही। अगर सरकार लड़ रही होती तो लोगों की जान जिस तरह जा रही है वो जान नहीं जाती। भागलपुर की जो घटनाएं घटी, वो जो औरत कह रही है चीख चीख कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था भागलपुर के हॉस्पिटल में, मैं भी पूरे नज़र बनाया हूँ, कटिहार की लोगों भी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति मात्र है या सही में सरकार का मंशा है इसे चालू करने का। अब कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है। कटिहार बिहार सरकार के डिप्टी सीएम का ज़िला है, क्यों नहीं कटिहार में प्लांट लगाया गया? मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा? 5 करोड़ के लागत से बन सकती थी। बिहार सरकार, सिर्फ बिहार सरकार के पास एक काम है, नीतीश कुमार के पास है विपक्ष पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा केस लाद दिया जाए जो इनके पोल खोलेंगे। जेल जाना चाहिए अगर किसी को तो राजीव प्रताप रूडी को जाना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी के बाबूजी का पैसा नहीं है जो उनके घर में एम्बुलेंस को जिस तरह 38 एम्बुलेंस उनके घर के अंदर रखा हुआ था, वो सरकार का पैसा था, उनके बाबूजी का पैसा नहीं था। इसी कटिहार में लगातार निरंतर, मैं नहीं डालता इन सब सोशल मीडिया पे, मगर मैं आपको बताता हूँ कि हर दिन मेरा फ़ोन 24 घंटा बजता रहता है। स्थिति ये है कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग कटिहार में ज़बरदस्त तरीके से है। कहीं भी कटिहार के एमपी को आपने कहीं देखा? मैं आपके माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी लोग आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं कैसे लोगों को आपने पसंद किया है? क्या कटिहार के एमपी को आपने कहीं देखा कि कटिहार के किसी जगह काला बाजारी हो रही हो, कहीं भ्रष्टाचार है मेडिकल में, उन्होंने मुखर होकर कहीं बोला है क्या? पूरे देश में कोरोना का सेकेंड वेव लगातार जारी है और सरकार से लेके जो पदाधिकारी है या कोरोना वॉरियर्स हैं इस जंग को लड़ रहे हैं। लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा रही है इसमें। इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं कटिहार ज़िला, और बिहार प्रदेश के युवा राजद के अध्यक्ष हैं आशु पांडे, और हमेशा युवाओं के एक चहेते हैं, हमेशा हर मुद्दे पे मुखर होकर बोलते हैं, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे वो किसी भी आंदोलन को लेकर हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। हम उन्हीं से बात करने के लिए आप पहुँचे हैं कि कटिहार में जो अभी मेडिकल सुविधाएं मिल रही है लोगों को, वो किस हद तक मिल रहा है। और संयोगवश ये कटिहार ज़िला ये वही ज़िला है जहाँ बिहार की उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का खुद का घर भी है यहाँ पे, और यहीं से वो विधायक भी हैं। आशु पांडे जी से हम कई एक सवाल करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। कि बिहार सरकार की इसमें चूक मानी जाए, क्योंकि पहले भी कोरोना का फर्स्ट वेव जब आया था, सरकार को क्या तैयारी मेडिकल क्षेत्र में नहीं कर देनी चाहिए थी? अभी जो मुश्किलें आ रही है और लोग जो इतने जो क्रिटिकल सिचुएशन है, ऑक्सीजन की कमी हो या वेंटिलेटर की कमी हो, लोगों की जान जा रही हो, कैसे आप देखते हैं, कहाँ विफलता आपको नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ तफसील से बताना चाहूँगा। आपने जो कहा कि सरकार लड़ रही है कोरोना से, सरकार नहीं लड़ रही। अगर सरकार लड़ रही होती तो लोगों की जान जिस तरह जा रही है वो जान नहीं जाती। आज बिहार के हर एक ज़िले में और कटिहार में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोगों की जान जा रही है। बेड की सुविधा नहीं है। जो कोरोना सेंटर जहाँ जहाँ बनी हुई है, वहाँ से जो लोग इलाज कराने जा रहे हैं, या जो उनमें से कुछ लोग ठीक होकर जो बाहर आए हैं, या उनके परिजनों से अगर आप मिलोगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्थिति ये है कि डॉक्टर वहाँ विज़िट करने नहीं जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भागलपुर की जो घटनाएं घटी, वो जो औरत कह रही है चीख चीख कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था भागलपुर के हॉस्पिटल में, वो बहन, वो माँ कह रही है कि जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी है या जो डॉक्टर थे, वो लगातार उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उनके पति सीरियस थे। ऑक्सीजन के बिना उनकी जान चली गई। बिहार के हर एक ज़िले में जिस तरह की काला बाजारी है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके या इंजेक्शन को लेके, आप देखिए क्या है कोरोना का जो इंजेक्शन जो देना है वो किस तरह उसकी काला बाजारी। क्या सरकार ने कभी रोका इसे? क्या सरकार को ये बात नहीं मालूम था? पूरा विश्व को अगर आप देखें तो विश्व ने साफ कहा था कि कोरोना जैसी महामारी, वो इसका दूसरा वेव आ सकता है। ये जानते हुए देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री को ये नहीं समझ में आया कि देश किस तरह खतरे में जा सकती है। मेरे भारत देश के 2020 में
करीब 4 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर विदेश को भेज दिया गया, जबकि हमें ज़रूरत थी। 2021 में 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिलेंडर उसे भी विदेश में भेज दिया गया। और आज स्थिति क्या है कि हमारे लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आत्मनिर्भर की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आखिर आत्मनिर्भर कहाँ गया जो दुनिया के दूसरों मुल्कों के सामने आपको हाथ पसारना पड़ गया। आशु जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, जो यहाँ विधायक भी है, कटिहार जिला के कटिहार विधानसभा के विधायक है, और जो सदर अस्पताल में है 4 वेंटिलेटर लगवाया गया है। 4 वेंटिलेटर में जो सॉफ्टवेयर है वो तो इंस्टॉल कर दिया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो जो ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन है वो मौजूद नहीं है। कैसे देखते हैं, कितना स्थिति खराब हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये कटिहार और बिहार सरकार के डिप्टी सीएम का ज़िला है, और इससे पहले जो हमारे वर्तमान जो विधायक है, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, ये पिछले 15 सालों से कटिहार के विधायक भी रहे हैं। और कटिहार आईसीयू पिछले 3 सालों से बंद था। लगातार मैंने इसके लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, और तब जाके आनन फानन में कटिहार के डीएम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने प्रयास किया, इस बात को गंभीरता से लिया और उन्हें चालू कराने के लिए ये कहा गया। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम भी आए, उन्होंने भी फीता काट दिया कि नहीं, हम चालू कर रहे हैं, वेंटिलेटर हमारी चालू हो जाएगी। मगर सबसे बड़ी बात है, टेक्नीशियन जो आपने कहा कि अभी तक नहीं आया है। मैं भी पूरे नज़र बनाया हूँ, कटिहार के लोग भी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या ये सिर्फ खाना पूर्ति मात्र है या सही में सरकार का मंशा है इसे चालू करने का। और ये निसंदेह अभी तक उस पर काम कितना हो रहा है ये संदिग्ध है अभी भी। बिहार सरकार के आला पदाधिकारी ये दुहाई देते हैं कि कहीं भी ऑक्सीजन का कमी नहीं है, और जो इसके विरोध में बोलते हैं उनको टारगेटेड भी किया जाता है। कई एक जगह पे हम लोग देखें, बिल्कुल यूपी मॉडल देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर में भी। बिहार सरकार तानाशाह रवैया अपना रही है, उसे कोई उनको मतलब नहीं है लोगों की जान जिस तरह जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। आप बताओ ना कि कटिहार में जब कोरोना 1 साल से ज़्यादा समय कोरोना को मिला, कोरोना ऐसी महामारी से, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम कोरोना पे विजय पा गए। तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई है जो हाहाकार मचा हुआ है? अब कोरोना का 3रा वेव आने वाला है। कटिहार बिहार सरकार के डिप्टी सीएम का ज़िला है, क्यों नहीं कटिहार में प्लांट लगाया गया? मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा? 5 करोड़ के लागत से बन सकती थी। आखिर क्या वजह थी जो नहीं लगा? ये कई गंभीर बातें हैं जो कटिहार की जनता देख रही है कि आखिर स्थिति क्या है। कटिहार की जनता को तय करना है और बिहार की जनता को तय करना है कि क्या ऐसे लोग एक दिन भी इस पद पर रह सकते हैं क्या, जिनके घर के लोगों की जान जा रही है, जिनके माता पिता की जान जा रही है, जिनके भाई की जान जा रही है, जिनकी बेटी की जान जा रही है, जिनकी बहन की जान जा रही है। अब उनसे पूछे कितना उनके अंदर दुख और तकलीफ़ है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है बिहार सरकार का, उनके द्वारा में सामुदायिक कम्युनिटी किचन का जिस तरीके से व्यवस्था दिया जा रहा है जिला और प्रखंड लेवल पे, इसका क्या पैमाना आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसका मकसद सीधा सा है सरकार का कि जो दिहाड़ी मजदूर है या असहाय निर्धन लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको 2 वक्त का खाना नसीब हो। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो सभी को ये इसका लाभ मिल नहीं पा रहा है। क्या ये भी सिर्फ जो है खाना पूर्ति के लिए या दिखावा के लिए किया जा रहा है? सरकार, बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है। बिहार सरकार के पास एक काम है, नीतीश कुमार के पास है विपक्ष पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा केस लाद दिया जाए, जो इनके पोल खोलेंगे। और खाना पूर्ति, मैंने पूर्व में भी कहा आपको कि जो भी योजनाएं सरकार की है सब लूट का अड्डा है। इनको कोई मतलब नहीं। इनको पता है कि चुनाव के समय में हमें जाति धर्म की राजनीति करनी है और बिहार के पब्लिक जात और धर्म के नाम पे हमें वोट कर देंगे। इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि कटिहार या बिहार के किसी भी अन्य ज़िले में गरीब लोगों के पास राशन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उनको खाना मुहैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितनी भी जगह कम्युनिटी किचन चल रही है, कहीं की कोई सच्चाई नहीं है। लोगों को अगर आप जाके पूछें तो वो जब तक मीडिया वहाँ रहती है बस एक प्रोग्राम चलता है। वो प्रोग्राम 10 लोगों को खाना खिला दिया जाता है और बिहार के 11 करोड़ लोगों को दिखा दिया जाता है मीडिया के माध्यम से कि देखिए हम काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है, जैसे मीडिया वहाँ से जाती है वो उसी समय उसका स्टॉप हो जाता है।
बार बार मैं हर मंच से कहता हूँ, वोटर का काम होता है, आप जिस भी पार्टी को पसंद करते हैं आप उसे वोट कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर जिस दिन आपकी सरकार बन जाती है उस दिन से वोटर को विपक्ष के रूप में आ जाना चाहिए। जब आम आदमी ही किसी पार्टी का कैडर हो जाए तो उस प्रदेश का या उस देश का कोई भला नहीं हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये देश के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। और जो स्थिति है सरकार की, जो रवैया है, मुझे लगता है बिहार की जनता को तय करना है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस पर आवाज़ उठा रही है। जहाँ भी कुरीति होगी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के और आदरणीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने 3 साल के बाद जेल से निकलने के बाद वो पहली बार बिहार में जब अपने विधायक को, पूर्व विधायक को, कार्यकर्ता को उन्होंने संबोधन दिया, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बातें नहीं की। उन्होंने स्पष्ट बिहार के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कहा कि देश और बिहार बहुत ही बुरी परिस्थिति से गुजर रही है। आप सब मिलकर लोगों की सेवा में जाएं, लोगों की ज़िंदगी बचाएं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आम लोगों की ज़िंदगी कैसे बचेगी। एक पैसे वालों की ज़िंदगी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में बच सकती है, मगर आपको मैं बता दूं, इसी कटिहार में लगातार निरंतर, मैं नहीं डालता इन सब सोशल मीडिया पे, मगर मैं आपको बताता हूँ कि हर दिन मेरा फ़ोन 24 घंटा बजता रहता है। स्थिति यह है कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग कटिहार में ज़बरदस्त तरीके से है। बेड तक नहीं मिल रही है, इलाज नहीं हो पा रही है ढंग से। तो आप सोचिए कि स्थिति क्या है, मगर कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं। मैं पूछता हूं कि कटिहार के जो विधायक है, जो एमपी, आपने कहीं भी कटिहार के एमपी को आपने कहीं देखा? मैं आपके माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी लोग आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, कैसे लोगों को आपने पसंद किया है? क्या कटिहार के एमपी को आपने कहीं देखा कि कटिहार के किसी जगह काला बाजारी हो रही हो, कहीं भ्रष्टाचार है मेडिकल में, उन्होंने मुखर होकर कहीं बोला है क्या? नहीं बोलेंगे। कटिहार के विधायक को आपने कहीं देखा है बोलते हुए? नहीं बोलेंगे। उनको पता है कि कल होकर चुनाव जब आएगा तो ये जनता भूल जाएगी कि उनके परिवार में किसकी डेथ हुई मेडिकल के बिना, किसके, उसके परिवार में कैसे ऑक्सीजन के लिए वो तड़प रहे थे। जनता ये भूल जाएगी। जनता को सिर्फ ये याद रहेगा कि कैसे ये जो सामने वाला व्यक्ति है, ये मेरे जात का है कि नहीं, ये मेरे धर्म का है कि नहीं, बस इसी पे जनता तय करती है। तो ये कटिहार के नेताओं को पता है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ लेता हूं स्वर्गीय शहाबुद्दीन के मामले में। आरजेडी का जिस तरीके का स्टैंड होना चाहिए, लोगों का आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, और भी दलों का आरोप है कि इतना समय दिए आरजेडी को स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी, लेकिन उनके जो 100 को अंतिम जो संस्कार के लिए, दफनाने के लिए उनके जिला तक लाने नहीं दिया गया। और इसमें तेजस्वी यादव की चुप्पी बहुत बड़ा एक जो है मैटर करता है, लोगों का कहना। देखिए, आपने तो एक ऐसे शब्द का जिक्र कर दिया है। मैं कटिहार से बिलोंग करता हूं। अगर कटिहार में सबसे ज़्यादा शहाबुद्दीन साहब किसी को जानते थे और मानते थे तो मुझे मानते थे। अगर शहाबुद्दीन साहब को सबसे नज़दीक से कोई जानता था और मानता था तो मैं मानता था। कटिहार, शहाबुद्दीन साहब राजद के लिए एक स्तंभ रहे हैं। आज के युग में, आज के समय में, ये बात मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लीडर अब नहीं है और ना ही होंगे, जो अपने वसूल पे, जो अपने आइडियोलॉजी पे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उनके जीवन जीने का तरीका बहुत रेयर और बहुत अलग है। मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई। वो हमेशा मुझे कहते थे कि आप जब मर के जाओगे तो आप क्या कह के जाइएगा, इस धरती से आप क्या कह के जाइएगा। आज मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था, मुझे आज उनकी बातें याद आती है कि मैं जब इस धरती से मर के जाऊंगा तो एक रिकॉर्ड मेरे साथ जाएगा कि मैं कभी हारा नहीं। 2 असेंबली, 5 लोकसभा वो जीते। उन्होंने कहा था कि मैं जिस दिन जाऊंगा इस धरती से, सांसें मुझे हराएगी। जमहूरियत ने मुझे कभी नहीं हराया। मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमहूरियत ने कभी नहीं हराया। मोहम्मद शहाबुद्दीन आज उनके ना रहने के बाद उनके जो घोर विरोधी रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि उनका जो काम करने का तरीका रहा, जो विकास का नज़रिया उनका था, वो अद्भुत था। उनके रीजन में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनानी कॉलेज, कई कॉलेज, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मेडिकल की सुविधा, डॉक्टर का फ़ीस तय कर देना 50 रुपया, ये तय था। कोई लड़की के शादी में कोई लड़का दहेज नहीं ले सकता था। ऐसे लीडर अब विरले धरती पे हैं। मगर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जिस तरह दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में उनकी जान ली गई है, ये साबित हो जाए मीडिया को, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि जान ली गई है। और
उनके वार्ड में जबरन एक पाकिस्तान के टेररिस्ट को घुसाना जो कोरोना पॉजिटिव था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी व्यक्ति को, जो अपराधी को अगर पकड़ा जाता है तो उसको 14 दिन क्वारंटाइन करके जब वो नेगेटिव हो जाए तब उसको आप सेल में डाल सकते हैं। तो एक पॉजिटिव व्यक्ति को कैसे डाला गया उनके सेल में, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा, जब उनको पॉजिटिव कहने के नाम पे उनको दीनदयाल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, एक 5 वार का विधायक सांसद, 2 वार का विधायक, उन्हें क्यों नहीं एम्स में रेफ़र किया गया, जबकि हाई कोर्ट ने साफ कहा कि उनके परिवार से उनको बात करने दिया जाए, उनको मिलने दिया जाए। शहाबुद्दीन साहब के जो वकील है उन्होंने भी हाई कोर्ट में कहा उनकी जान को खतरा है, मगर हाई कोर्ट के बात को ना मानना और जबरन उनको ले जाके दीनदयाल हॉस्पिटल में एडमिट कराना, परिवार से दूर रखना, जानकारी दूर रखना। कभी ये खबर आ गई कि उनकी डेथ हो गई, कभी जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं तिहाड़ के वो कहते जेल आईजी कि नहीं अभी डेथ नहीं हुई। तो बहुत सारी संदिग्ध स्थिति थी। मगर जहाँ तक आपने कहा कि राजद की क्या स्टैंड था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना लेके लोग नहीं जा पाए कि कोरोना का जो गाइडलाइन है खास करके राजद के प्रति, तो सरकार की क्या स्थिति है आप सब जान रहे हैं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने साफ कहा है, पार्टी के बड़े नेता, कि लगातार उनके टच में पूरे राजद थी। ओसामा साहब से, जो हमारा भाई जैसे हैं, उनसे भी हम बात हो रही थी नेता प्रतिपक्ष की, और सब लोग बने हुए थे। डॉक्टर सांसद मनोज झा भी बने हुए थे, लगातार वो निगरानी में थे। उसके बाद उनके लाश को, बॉडी को सिवान नहीं लाने देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ पता चलता है कि शहाबुद्दीन साहब जीते जी भी सरकार के लिए कितने बड़े चुनौती थे, और मरने के उपरांत भी कितने बड़े चुनौती थे कि सिवान उनकी बॉडी को नहीं लाना। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। जब अहमद पटेल जी का बॉडी कोरोना पॉजिटिव थे, जब वो उनका गांव जा सकता है, जब रोहित सरदाना जी वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, जब हरियाणा उनका बॉडी जा सकता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, मैं नहीं कहता, पोस्टमार्टम कहती है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पॉजिटिव नहीं थे, तो फिर आखिर क्या वजह हुई जो उनकी बॉडी को भेजा नहीं गया। मुझे लगता है कि अगर इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, कोरोना के नाम पर साजिश के तहत बड़े बड़े जो देश को, सरकार को जो चुनौती देने की क्षमता रखता है, उन्हें कोरोना के नाम पे उनकी बलि चढ़ा दी जा रही है। देश की, बिहार की जनता देख रही है, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हम लोग व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग हैं, और राजद भी उनके साथ जुड़ी हुई है। आपको कुछ दिन में जैसे ही मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की 40वां ख़त्म होगी, मुझे लगता है कि सारी बातें सामने आ जाएगी। अभी उनके परिवार भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और समर्थक अगर आक्रोश में हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें भी वेट करने की आवश्यकता, सब बात सामने आ जाएगी। और मुझे लगता है कि राजद कभी भी शहाबुद्दीन साहब के परिवार को कभी नहीं छोड़ सकती है। वो हमारे पार्टी के लिए शहाबुद्दीन साहब जितने महत्वपूर्ण थे, उनके परिवार भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में युवा राजद नेता आंसू पांडे जी, उन्हीं से हम बात कर रहे थे, और कई मुद्दों पे हमने उनसे चर्चा किया, और बड़े विवाकी अंदाज में जाने जाते हैं बात करने के लिए। आज भी सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आगे भी हम जुड़ेंगे और भी युवा नेताओं से। हमारे चैनल से आप बने रहें। कैमरा के पीछे पप्पू कुमार हैं, और मैं साहिल सांवरिया आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।